नमस्कार, धीरेन्द्र पुणी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग स्वागत कर रहे हैं अपनी विंडो में सुशील कुलकर्णी जी का एनालाइज़र। आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं और उसका बहुत फैन फॉलोइंग है। मुझे लगता है मराठी में तो चूँकि मैं नहीं उस तरह से समझता, लेकिन मैंने आपको जो वीडियो सुशील जी हिंदी में भी देखे हैं, जो आपके आए, तो बहुत ही अद्भुत तरीके से समझाते हैं चीज़ों को और मुझे लगता है हम आज जिस पर बात कर रहे हैं अमूमन उसकी बात इतिहास से भी गायब है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसको हमेशा से बलि चढ़ा दिया गया क्योंकि शांति बनी रहे। इस देश में शांति की कीमत बहुत अदा करनी पड़ी और अब एक समुदाय को कुछ ज़्यादा अदा करनी पड़ रही है क्योंकि यूजीसी के नारों के बीच में, यूजीसी के बिल आने के बाद में आपने उससे पहले के नारों पर कभी गौर किया होगा, तो ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजने की आजकल बहुत जल्दी है। तमाम लोग चाहते हैं कि यहाँ वो जो है मूल देश जाएं। अब वो मूल देश कहाँ है वो तो पता नहीं है क्योंकि अब वहां बहुत सारे देश हो गए। वो बेचारे कहाँ जाएंगे हमको तो मालूम नहीं। भाई हमको उनके साथ गाली दी जाती है लेकिन विदेश में अभी उन्हीं को जाना है, हमको नहीं जाना है। थोड़े दिन बाद शायद हम जाएंगे, यूजीसी का फैसला होगा। तो मैं सुशील जी इसी तरह से स्वागत कर रहे हैं आपका कि ये 31 जनवरी कभी भी हंसने का दिन नहीं होता, लेकिन इतिहास क्या होता है कि दुखों को भी, और हिंदुस्तान के इतिहास में ये रहा है और हमारी एक परंपरा भी है कि हम त्रासदियों को हमेशा अपने उसमें लाते हैं और उनके साथ जीते नहीं, उनसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार इसका नुकसान भी होता है। अभी यूजीसी का जो बिल आया उसमें जिस तरह से 20% समुदाय को एक तरह से ये मान लिया गया कि ये हर तरह से प्रूफ है लेकिन अत्याचारी है। कुछ इसी तरह की आवाज आज से लगभग 1948 में एक तरफ दिल्ली में महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार चल रहा था और महाराष्ट्र की सड़कों पर, महाराष्ट्र के गांव में, तमाम जगह पर एक नरसंहार अंजाम दिया जा रहा था, रेप हो रहे थे, ऐसी कहानियां और हमने कभी सुनी नहीं। मैं भी इसी देश का वासी हूँ, आपसे महज दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन हम तक ये चीज़ कभी आई नहीं। तो सुशील जी यहीं से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर हो। आपका स्वागत और फिर से कि ये यूजीसी में जो आपको, आपका भी मैं वीडियो सुन रहा था, जो आपको गूंज सुनाई देती, वो क्यों डराती है? क्यों एकदम ज़हन में आपके अचानक ही आ गया कि ये ऐसा हुआ था और हमको पता नहीं चला? ये सारी चीज़ विस्तार से आप दर्शकों को बताएँगे, शायद पहली बार वो भी सुन रहे हो। जी सुशील। यूजीसी के 3C में, यूजीसी के कानून के 3C में, उसके बाद हालांकि तीसरे नंबर पर और एक भेदभाव वाली बात है, उसको बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा। चलो चलो छोड़ दीजिए, जो बात अब खत्म हो चुकी है उसके ऊपर विवाद क्या करना है। और आने वाले कुछ दिनों में यूजीसी भी रहने वाला नहीं है। जब तक कि ये सेशन खत्म हो जाए, यूजीसी की जगह नया बिल ले लेगा, नया कानून ले लेगा और देश के 3 उच्च शिक्षा संस्थान व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी एक हो जाएगी। तो यूजीसी की वो कानून की बात हम छोड़ देते हैं, उसके विवाद में नहीं जाते। लेकिन इस कानून के बनने के बाद ब्राह्मण और ओपन कैटेगरी जैसे जैन हुआ, राजस्थान का मारवाड़ी समुदाय हुआ या किसी भी खुले प्रवर्ग का वर्ग इतना डरा हुआ क्यों था, सहमा हुआ क्यों था, क्यों उसका विरोध कर रहा था? हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो खुले प्रवर्ग को साथ देती है या खुला प्रवर्ग भारतीय जनता पार्टी को साथ देता है ऐसा कहते हैं, वो खोलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे। वो क्यों हो रहा था? ये एक केवल आक्रोश नहीं था, ये केवल एक संताप नहीं था जो किसी राजकीय पार्टी या सरकार के विरुद्ध था वीरेंद्र जी। ये डर था। और डर क्या था? जब जब मौका मिला है तब तब खुले प्रवर्ग के एक एक जाति को हिंदू से पृथक कर खत्म करने की कोशिश इस भारत में बार बार हुई है, बार बार हुई है। और यही कोशिश हम तब से देखे आ रहे हैं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही होता आया है। मतलब कश्मीर में से पंडितों को हटाया गया। हालांकि उस वक्त के प्रधानमंत्री तो खुद को कश्मीरी पंडित कहने वाले थे, दत्तात्रेय गोत्री सारस्वत ब्राह्मण, जो आज जनेऊ अपने कोट के ऊपर पहनकर अपने आप को ब्राह्मण बताने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी।
कैसे बने वो एक अलग वाला मामला है। पर नेहरू उस वक्त थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों का स्थलांतरण हुआ, उन्हें खदेड़ा गया कश्मीर से, उनके स्त्रियों के इज्जत को लूटा गया। वही बात दक्षिण में भी हुई, वही बात महाराष्ट्र में भी हुई, और ये तब हो रहा था जब देश स्वतंत्र होने जा रहा था या स्वतंत्रता के बाद अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। और उसी वक्त एक पूरे के पूरे वंश विच्छेद की प्रक्रिया चल रही थी। सौभाग्यवश या उन लोगों के दुर्भाग्यवश वो वंश विच्छेद कर न पाए, लेकिन ये पूरी साजिश, पूरी कोशिश की गई थी कि किसी तरह से ब्राह्मण जाति को खत्म किया जाए। और रही बात, आपने शुरुआत में यूरेशिया वाली कही थी, एक सबसे बड़ा मिथक इस दुनिया में यह है कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए हैं, मतलब वो बाहरी है। दूसरा मिथक यह है कि ब्राह्मणों ने सब जातियों पर अत्याचार किया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात छोड़े, उत्तर प्रदेश में 10% ब्राह्मण होंगे, उत्तराखंड में वो संख्या 20% तक चली जाती है। बाकी राज्यों का अगर विचार किया जाए, महाराष्ट्र में लगभग 3 से 4% ब्राह्मण है। आज महाराष्ट्र की जनसंख्या का हिसाब लगाया जाए और उस वक्त की जनसंख्या का हिसाब लगाया जाए तो मुश्किल से कुछ लाख या उस वक्त तो कुछ हजार ब्राह्मण ही पूरे महाराष्ट्र में होंगे, जब पेशवे का इरा चल रहा था, पेशवा का इरा चल रहा था। तब मुश्किल से 2-4 गांव में एक ब्राह्मण घर मिलता था। मिथक ये फैलाया गया कि इक्का दुक्का ब्राह्मण घरों ने ही अत्याचार किए। अत्याचार किए किसने, इसकी भी खोज करनी पड़ेगी। इक्का दुक्का, और पुराणों में, कथाओं में या पुरानी किसी भी कथा में हम एक जिक्र बार बार सुनते हैं। मराठी में हमारे भी वही जिक्र आता है, हिंदी में भी वही जिक्र आता है। बहुत साल पहले एक गांव था और उस गांव में एक दरिद्री ब्राह्मण रहा करता था। क्या दरिद्र ब्राह्मण किसी के ऊपर अत्याचार कर सकता है? क्या शिक्षा देने वाला व्यक्ति, ज्ञान देने वाला व्यक्ति दुनिया का हकदार बन के वो किसी गांव के ऊपर शासन कर सकता है? ये एक मिथक है। और सबसे मजेदार मिथक ये है यूरेशिया वाला, आपने जो हमें अभी बताया कि यूरेशिया से ये यूरेशियन ब्राह्मण है और उनको यूरेशिया में भेज दिया जाए। यूरेशिया का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश पूर्व काल में यूरोप और एशिया दोनों खंड एकत्रित थे और इन दोनों खंडों को यूरेशिया बोला जाता था। अभी बाद में फिर यूरोप और एशिया ऐसे 2 खंडों में विभाजित हुआ पूरा विश्व। तब भारत में रहने वाला हर व्यक्ति यूरेशियन था ना केवल ब्राह्मण। मतलब आधे सच को बताकर एक नया मिथक जोड़ा जाता है कि ये बाहर से आए हैं। और ये बाहर से आने वाला मिथक भी, आर्य बाहर से आए, यह बात भी वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, इस किताब में जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा था, अपने आप को पंडित घोषित कर। आर्य बाहर से आए, आर्य का मतलब है ब्राह्मण, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आर्य का मतलब है ब्राह्मण और ब्राह्मण बाहर से आए, यह मिथक जवाहरलाल नेहरू ने फैलाया। यह इसलिए फैलाया कि शायद वह ब्राह्मणों के सिवाय अपनी राजनीति आगे ले जाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने फैलाया। और जब यह हो न सका तो उन्होंने ब्राह्मणों के वंश विच्छेद का एक नया खेल कांग्रेसियों द्वारा रचा और उस खेल का पूरी असलियत कांग्रेस के ही कई नेता अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं। धीरेन्द्र जी, तो हम आज उस पर बात करें कि 31 जनवरी को हुआ क्या था, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे एक व्यक्ति के तौर पर अगर कोई चीज से फैसला हुआ, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कहा गया और जो उनको कहते हैं, सम्मान सब लोग भी करते हैं, जिन लोगों को भी कोई है, ठीक है, वो बहुत सारे नीति से विरोध होता है तो मानते हैं, विरोध की बात होना, लेकिन लोग अपने लीडर के तौर पर स्वीकार करते हैं। और उसमें एक विरोध के वो नाथूराम गोडसे ने एक ऐसा कृत्य किया जो लगता है कि नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में, हम लोगों के वैचारिक जहां शास्त्रार्थ परंपरा है। लेकिन नाथूराम गोडसे का जो भीषण बदला,
उनसे जो आज ये कह रहे हैं सेम उसी आइडिया पे आ रहे हैं कि साहब वो उस समय इनके पूर्वजों ने किया तो इनको जवाब देना होगा, नाथूराम गोडसे ने किया तो कहने लगे साहब इनकी पूरे खानदानों को जिनका जिनका कोई उन लोगों का कोई रिश्तेदारी नहीं। हुआ क्या था जिसके बारे में देश जानता नहीं, वो डिटेल से सर जानना है सुशील जी। वो देश कतई नहीं जानता कि हुआ क्या था और ऐसा क्यों माना, मतलब क्यों किया गया, क्योंकि नेहरू तो खुद ही ब्राह्मण थे। पहले एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं और फिर नथुराम गोडसे के संबंध में ही है। नथुराम गोडसे भले ही किसी शहर में रहते हो महाराष्ट्र के और दिल्ली में आकर उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की हत्या की हो, लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, नथुराम गोडसे मूलतः रहने वाले बारामती के थे। उनका जन्म स्थल बारामती है। अब बारामती किसका शहर है ये मुझे पवार साहब का सत्ता केंद्र है। जी, जी। तो उनका जन्म स्थल और उनका मूल गांव बारामती है। नथुराम गोडसे एक ब्राह्मण परिवार के थे, कोकणस्थ ब्राह्मण थे, जिन्होंने चित्पावन ब्राह्मण थे और जो हिंदुत्ववादी परंपराओं के रक्षक थे, ये सारी दुनिया जानती। कहते हैं उनका संघ के से भी संपर्क था, उनका किसी और से भी संपर्क था, हिंदू महासभा से भी संपर्क था, स्वतंत्र वीर सावरकर से भी संपर्क था, ये सारी बातें थी। तो नथुराम गोडसे के सारे संपर्क नथुराम गोडसे के जीवित काल में सामने नहीं आए, लेकिन जब 1948 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला मंदिर के सामने नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी, उस दिन के बाद ये सारे संबंध सामने आने लगे। याद कीजिए, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी की प्रार्थना खत्म हुई, उनको गोली मारी गई दिल्ली में 1948 में, और उसके बाद लगभग 2-3 घंटे में यह पूरी की पूरी खबर, जब व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं थे, टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम नहीं थी, मुंबई तक पहुंच गई थी। खबर कैसी पहुंची? महात्मा गांधी की हत्या हुई है और नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने की है, यहां तक की खबर मैं समझ सकता हूं। किसी ने टेलीग्राम किया होगा, तार विभाग में तार किया होगा, खबर पहुंच गई, या जो एक इक्का दुक्का टेलीफोन था वहां पहुंच गया होगा, खबर पहुंच गई। खबर यह पहुंची कि महाराष्ट्र के संघ या हिंदू महासभा से संबंधित चित्पावन ब्राह्मण नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की है और ब्राह्मणों को सबक सिखाया जाना चाहिए। दुनिया के मॉब लिंचिंग की पहली मॉब लिंचिंग मुंबई में हुई 1948 में। 30 जनवरी की रात को पहली मॉब लिंचिंग हुई और उसमें एक व्यक्ति को घर से बाहर निकालकर मुंबई में पत्थरों से मारा गया। पत्थरों से, जिस तरह शैतान पर पत्थर बरसाए जाते हैं किसी शहर में, पश्चिम में बसे किसी शहर में शैतान पर पत्थर बरसाए जाते हैं, उस तरह से पत्थर बरसाए गए और वह व्यक्ति दूसरा कोई और नहीं था, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के सगे भाई नारायण राव सावरकर थे, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुए और कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसे तैसे इस जख्मी नारायण राव सावरकर को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो उसी उपचार के दरमियान मौत हो गई उनकी। मुंबई तक की खबर, जो खबर मुंबई में पहुंची थी, वह दूसरे तीसरे दिन में महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में पहुंच जाती। सिर्फ महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में तो भारत सरकार नहीं थी उस वक्त। अभी जो मराठवाड़ा एरिया कहा जाता है, मतलब छत्रपति संभाजीनगर से लगकर जो 8 जिले हैं और विदर्भ के 1-2 चंद्रपुर जैसे जिले, वो महाराष्ट्र के 10 जिले अभी भारत में विलीन नहीं हुए थे। वहां पर सरकार नहीं थी भारत की, वहां निजाम स्टेट था, क्योंकि इसके बाद
भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद कुछ महीनों बाद स्वतंत्रता मिली इस इलाके को। 17 सितंबर का दिन था वो 1948 का, और ये जनवरी 48 में हुआ। मतलब ये जितना भी एरिया भारत सरकार में था, वो उस एरिया में एक कहर बरसा, एक ऐसा कहर बरसा जो ब्राह्मणों के वंश विच्छेद का कारण भी बन सकता था, और लगभग यही किया गया। विदर्भ से लेके, तब विदर्भ महाराष्ट्र में नहीं था, मध्य प्रांत में था, उसे मध्य महाराष्ट्र या मध्य प्रांत बोला जाता है। तब विदर्भ वहां था, नागपुर या नागपुर जैसे कई इर्द गिर्द वाले जिले मध्य भारत में आते थे, मध्य प्रांत में आते थे, और ये मुंबई प्रांत में आता था। पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ये सारा मुंबई प्रांत में आता था, और निजाम स्टेट में हमारा पूरा जो एरिया वो अलग से आता था। कहर बरसाया गया। रात के अंधियारों में कई ब्राह्मणों के घर जलाए गए, मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं। डकैती की गई, उनके संपत्ति को लूटा गया। जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादी कहते थे अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति और औरतों को छोड़कर निकल जाओ, उसी तरह से उन जिलों में ब्राह्मणों को यह आगाह कर दिया गया कि आप निकल जाओ, संपत्ति छोड़ दो, औरतों को छोड़ दो और यहां से निकल जाओ। कई औरतों की इज्जत को लूटा गया। घर में रहने वाली बूढ़ी औरतों को जलाकर मार दिया गया, क्योंकि सातारा, सांगली इस इलाके से या कोंकण के कुछ इलाके से लोग ज्यादातर पुणे में रहते थे। घर छोड़कर काम के लिए या किसी के लिए पुणे में आकर रहते थे। उनके घरों को जलाया गया, स्कूलों को जलाया गया, मिलों को जलाया गया, घर में रहने वाली बूढ़ी औरतों को और उनके साथ उनके नाती पोतियों को जलाकर मार दिया गया। इज्जत को लूटा गया, संपत्ति को लूटा गया और विवश कर दिया गया कि आप बाहर जाकर रहो, निकल जाओ या मर जाओ। ज्यादातर लोग मर गए, बचे वो निकल गए। आज भी बूढ़े लोग जो आज जीवित है, वह कतराते हैं गांव जाते वक्त, और अपने बच्चे को, पोते को जिन्होंने ये कहानियां सुनाई हैं, वह भी अपने गांव में जाते हुए डरते हैं। उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, और यही सच है कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का वंश विच्छेद किया गया। और ये कहानी मैं नहीं बता रहा हूं, संदर्भ के साथ बताऊंगा। कांग्रेसी नेताओं ने अपनी अपनी किताबों में लिखी है। अच्छा, लेकिन ये किया क्यों गया, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि यहां तो मान लीजिए यहां हुआ, इसके बाद और चूंकि भाई केंद्र सरकार में जो आदमी था प्रधानमंत्री, वो भी ब्राह्मण है, और इसके बाद जो मारने वाला है वो भी ब्राह्मण है, ये मान लिया गया। तो ये बात में बाकी सब लोग कैसे शामिल हुए, किस तरह से मारा? और वो तो अहिंसा के वो थे, तो कांग्रेस के नेता तमाम, उस समय आजादी मिल गई थी, उन लोगों ने किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? ये जो विस्तार से कांग्रेस के साथ अहिंसा शब्द जोड़ते ही मुझे बड़ी हंसी आती है वीरेंद्र जी, क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली कांग्रेस जो बड़ी अहिंसक और सबका साथ देने वाली थी, सबको साथ लेकर चलने वाली थी, यही तो एक बड़ा मिथक फैलाया गया था। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र पहले से ही था। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। एक द्वारकानाथ मिश्रा नाम के व्यक्ति थे। जब गांधी हत्या हुई थी, तब वो, मैंने जो आपको मध्य प्रांत बता दिया था, तो वो मध्य प्रांत के गृह मंत्री थे जी। तब वो गृह मंत्री थे। बाद में स्टेट बना मध्य प्रदेश, उसके वो मुख्यमंत्री भी बने। और उस द्वारकानाथ मिश्रा ने अपनी किताब लिविंग एंड इरा में लिखा है, चाहे तो मैं उसकी फोटोकॉपी भी आपको भेज सकता हूं। द्वारकानाथ मिश्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि कांग्रेस के 100 लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर
मैंने एज अ होम मिनिस्टर क्राइम रजिस्टर्ड किया था लोगों को मारने का, लेकिन मुझे पार्टी से कहा गया कि इनके ऊपर कोई गुनाह दर्ज नहीं होगा, सबको छोड़ दिया जाए, और उन्हें खुली छूट दी जाए कि ये ब्राह्मणों को मारे। द्वारकानाथ मिश्रा भी ब्राह्मण, कुछ नहीं कर पाए मिश्रा भी उस वक्त। तो ये बाद में उन्होंने कोट किया ये उन्होंने इसको। ये कोट किया है लिविंग एंड इरा उनकी किताब में ये उन्होंने कोट किया है कि किस तरह से किया गया है। एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे पीवी काणे, महाराष्ट्र के। हाँ, बहुत बड़े। हाँ, पावा काणे के नाम से उन्हें जाना जाता है। वो काणे जी ने इतने धर्मकोश खत लिखा। लिखे हैं सरकार को, उस सरकार के खत में उन्होंने पूरी तरह से लिखा है कि किस तरह से विध्वंस किया गया, किस तरह से ब्राह्मणों को मारा गया। और ये खत आज के नहीं है, उस वक्त के है। 48, 49 और 50 इन 3 सालों में लिखे गए उसमें उल्लेख आता है। तीसरा, एनवी गाडगीळ नाम के एक नेता हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में। उनकी लिखी एक किताब है गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड। उसमें उन्होंने लिखा है कि उस वक्त 48 में लगभग महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की 50 करोड़ की संपत्ति को जलाया गया। 50 करोड़। 50 करोड़ 48 में हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। संपत्ति को जलाया गया। अब गाडगीळ लिखते हैं, काने लिखते हैं, द्वारकानाथ मिश्रा लिखते हैं, ये तीनों लिख रहे हैं। मैं चौथा संदर्भ आपको बता देता हूं, क्योंकि गाडगीळ, काने और मिश्रा ये तीनों नाम मैंने बता दिए तो कहेंगे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बारे में तो लिखेंगे ही। एक और संदर्भ आपको दे देता हूं, और वो संदर्भ है मॉरिस पैटरसन नाम की एक ब्रिटिश लेखिका का, जो 1968 में भारत आई थी। 1968 में भारत आई थी, और जो इसी वंश विच्छेद के खिलाफ कुछ किताबें लिख रही थी। वो चाहती थी कि ये सारी बातें सामने आए, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भारत की सरकार मुझे एक कागज भी नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? वो चाहती थी कि द्वारकानाथ मिश्रा की किताब उन्हें मिले, वो चाहती थी कि पावा काने द्वारा लिखित सारे के सारे पत्र उन्हें मिले, वो चाहती थी एनवी गाडगीळ द्वारा लिखित किताब उन्हें मिले, वो चाहती थी कितने एफआईआर हुए उसकी कॉपी उन्हें मिले। एक भी डॉक्यूमेंट मॉरिस पैटरसन को नहीं दिया गया, इसको छिपाने के लिए दे दिया। अब आता हूं आपके सवाल पर, क्यों ये सब क्यों? और इस क्यों का जवाब बड़ा लंबा है। नहीं, आप दीजिए, दर्शक सुने। बड़ा लंबा जवाब है। 48 में जो कोशिश वंश विच्छेद की गई, उसके बाद ब्राह्मणों को राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव से हटाने की कोशिश की गई। उसके बाद ब्राह्मणों के बदनामी की कोशिश की गई। क्या हुआ था ये जरा संक्षेप में जान लीजिए, फिर मैं उन कोशिशों पर आता हूं। एक घटना मैं आपको बता देता हूं। सातारा डिस्ट्रिक्ट में महाबलेश्वर, जो बड़ा ही हिल स्टेशन, बड़ा फेमस हिल स्टेशन है, उसके नीचे वाई नाम का एक गांव है, और उस वाई गांव में एक छोटा सा घर, उड़तरे गांव का गांव, छोटा सा गांव। उस गांव में एक महिला को उसके नाती समेत घर में बंद करके जलाया गया। घर और जिसे वाड़ा कहा जाता है हमारे यहाँ, कहीं फूके गए। सांगली, सातारा, मीरज, नागपुर, पांचगनी, इन गांवों में जो कहर बरसाया गया। नागपुर में एक बहुत बड़ा जोशी कॉलेज था, बहुत बड़ा, पूरा का पूरा जलाया विदर्भ। सांगली में एक कपड़ा मिल को आग लगाई गई। एक टीबी का हॉस्पिटल जलाया गया।
आज महाराष्ट्र की पांचगनी उत्तराखंड के देहरादून जैसे स्कूलों के लिए फेमस है। देहरादून में जितने स्कूल चलते हैं उतने ही स्कूल महाराष्ट्र के पांचगनी में चलते हैं, जो बिल्कुल महाबलेश्वर के नजदीक है, हिल स्टेशन है, टेबल टॉप शहर है वो पूरा का पूरा पांचगनी। उस पांचगनी में इतने स्कूल जलाए गए, जितने भी ब्राह्मण स्कूल चलाते थे उन सबको जलाया गया। आज उसी स्कूल के जगह क्रिश्चियन मिशनरियों के स्कूल चल रहे हैं। क्यों? इसका जवाब यहां मिल जाता है। कपड़े की फैक्ट्री जला देना, सांगली नीरज में जो टीबी हॉस्पिटल था उनको जलाया गया, खत्म कर दिया गया। आज उसकी जगह नीरज में मिशन हॉस्पिटल चलता है और यह भी क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा चलाया जाता है। क्यों का जवाब मिल जाएगा। सारे कॉन्वेंट स्कूल पांचगनी में खुल जाते हैं, क्रिश्चियनों को एक बड़ा व्यापार मिल जाता है। अस्पताल जलाए जाते हैं, वहां पर क्रिश्चियन मिशनरी आकर अस्पताल चलाने लगते हैं। क्यों का जवाब मिल जाएगा सब। ब्राह्मणों द्वारा खड़ी की गई सनातन वाली परंपरा की व्यवस्था को खत्म करके सेवा व्यवसाय में आने वाले, सेवा व्यवसाय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जी, सेवा व्यवसाय में आने वाले क्रिश्चियन मिशनरियों को एक बहुत बड़ा व्यापार मार्ग प्रशस्त हो और उसमें इन लोगों की, कुछ लोगों की पार्टनरशिप रहे, इसीलिए ये किया। हिंदुस्तान की एक भी जाति, एक भी धर्म सेवा में विश्वास नहीं रखता, ये बताना है। और सेवा कार्य तो केवल विदेशियों से आए हम पर राज करने वाले क्रिश्चियन मिशनरियों का हक है, धर्म है, ये जताने के लिए ये किया। सेवा, शिक्षा ये देने का काम ब्राह्मण करते थे, उनकी संस्थाएं करती थी। कई जगह से धन इकट्ठा करके ब्राह्मण इसको चला रहे थे, उसको ही खत्म कर दिया जाए तो एक बड़ा मार्ग प्रशस्त हो जाता है और इसमें कोई व्यवधान न आए, इसलिए ब्राह्मणों को ही खत्म कर दो। पहले इनकी व्यवस्था को खत्म कर दो, व्यवस्था को खत्म करने के बाद ये फिर से खड़ा कर सकते हैं या इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ब्राह्मणों को खत्म कर दो, इनका प्रभाव किसी भी तरीके से ना रहे, यह इनकी साजिश। कारण ये महत्वपूर्ण कारण ये, जो नीचे तक फैले हुए लोग हैं, समाज के हर तबके तक फैले हुए लोग हैं, इनको खत्म कर दिया जाए, इनकी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए तो नए भारत का खोज करते, नए भारत की खोज करते करते ये भी बता दिया जाए कि सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि अन्य धर्मीय ही सेवा करते हैं और उनका व्यवसाय चले, इसलिए ये किया। और ये सिर्फ इसलिए किया गया नहीं है, आगे भी ये बात आज तक चलती आ रही है, इसका प्रमाण भी आपको दे सकते हैं। तो कितने लोगों की हत्या की बात की जाती है, अलग अलग रिकॉर्ड कहते हैं कि 8,000 हैं, कुछ लोगों का कहना है कि 8,000 तो वैसे हैं, उससे भी ज्यादा हुई है हिंसा। और उसमें मतलब एक बात ये नहीं, अभी आपकी बात से ये बात तो सही है कि भाई उन लोगों को जगह मिली, लेकिन क्या कांग्रेसी जो, चूंकि मारने वाले हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, इसके बाद भी ये अभियान सिखों के खिलाफ जिस तरह से किया गया दिल्ली में, सिख जेनोसाइड जिस तरह किया गया, लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेसी तमाम उन्होंने निकल के सड़क पे जिस तरह से किया और आम सिख को निशाना बनाया, जिसका कोई लेना देना उससे नहीं था, कोई किसी आतंक से नहीं था। हर चीज इस देश में जो भी है अपने तरीके से चलती है, तो आतंक से भी निपटाया जाता है। लेकिन यहाँ जो आप वाले जो जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ हुआ, उसके पीछे अभी भी एम्बिग्यूटी दिख रही है। जैसे हम देखें कि वो उसमें इंस्ट्रूमेंट कौन बने, मारने वाले लोग कौन थे, कितने केसेस हुए, और फिर बाद में कभी कमीशन बनाने की बात ब्राह्मणों ने या किसी भी पार्टी ने, क्योंकि उसके बाद तो बीजेपी भी आई, तमाम पार्टियां भी आई हैं, विपक्षी भी आए हैं,
लेकिन कभी किसी ने ये क्या एक सहमति हो गई थी उस समय कि नहीं कि इसको कभी आने ही नहीं देना सामने, भाई ये बात कभी देश के सामने ही नहीं आए। आज मुगल लिटरेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम उनकी एट्रोसिटीज पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अपने अंदर के घाव हैं, इनको ये जो कोड़े के निशान है वो कभी दिखाने नहीं हमको। ऐसा कैसे तय हुआ और कितने संख्या से, यहाँ से की कितनी संख्या मानी जाती है कि जो उस नरसंहार में हुए? विडंबना ये है कि मुसलमानों और मुगलों पर आरोप लगाने वाले हम 8-10 जिले में ये नरसंहार हुआ ही नहीं। जो मुसलमानों के कब्जे में था हुआ ही नहीं, जो हुआ वो स्वतंत्र भारत में। विडंबना ये है। उसके बाद इनको जब पता चला कि ब्राह्मणों को मारा जा सकता है, तो फिर जब निजाम स्टेट छोड़ने वाला था तो रजाकारों के वक्त ये फिर से एक बार मराठवाड़ा के इलाकों में सहना पड़ा, जो हिंदुओं को सहना पड़ा, ब्राह्मणों को नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, समुचे हिंदू को सहना पड़ा। मराठवाड़ा की बात कर रहा हूँ, निजाम स्टेट की बात कर रहा हूँ। जी, जो कुछ हुआ वो भारत में हुआ। अकेले सातारा डिस्ट्रिक्ट में 1500 घर जलाए गए, सांगली में ऐसे सैकड़ों घर जलाए गए। अब घर जलाने की बात है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बूढ़े दादी और नाती पोते इनके साथ जलाया गया, तो एक घर में कम से कम 2 या 3 लोग तो जले होंगे, बिल्कुल जले। सरकारी आंकड़ा, सरकारी मतलब सरकार का कोई आंकड़ा ही नहीं है, जहां किसी का क्राइम रजिस्टर्ड नहीं हुआ, जहां मॉरिस पैटर्सन जैसी लेखिका को कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई, तो कितने क्राइम रजिस्टर्ड हुए होंगे। द्वारकानाथ मिश्रा कुल 100 लोगों की बात करते हैं, कुल 100 लोगों की बात करते हैं। पवा काने जिनकी बात करते हैं उनके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड नहीं है, जिनकी ऊपर बात करते हैं। और इस तरीके से इसको पेश किया गया ना, लगभग 8000 के करीब तो आंकड़ा ऑफिशियली बताया जाता है। मेरे ख्याल से ये आंकड़ा 8 से भी आगे होगा, 8-10 हजार से भी आगे होगा। सोचिए, जब 1947 में स्वतंत्रता मिल रही थी तो एक घोषणा थी, भारत देश, मराठी में वो घोषणा दिया करते थे, भारत देश कोणाचा 40 कोटी लोकांचा, मतलब भारत देश किन का, 40 कोटी जनता का। आज 100-150 करोड़ के करीब जनसंख्या है। 75 साल पहले, 76 साल पहले यही जनसंख्या 40 करोड़ थी। परसेंटेज देख लीजिए, 40 करोड़ में पश्चिम महाराष्ट्र के उस इलाके में 3% वाले ब्राह्मणों की संख्या कितनी होगी? भारत के 40 करोड़, उसमें महाराष्ट्र के कितने करोड़? आज 12 करोड़ का महाराष्ट्र है 140 करोड़ में, तो 40 करोड़ में 2-3 करोड़ का महाराष्ट्र होगा, उसमें से 1-8 करोड़ हो गए पश्चिम महाराष्ट्र में उस वक्त, और उसमें से 3% मतलब 3-4 लाख जनसंख्या होगी। 10-12 हजार तो मारे गए, कई लोगों को गायब कर दिया गया, कहाँ है कहाँ चले गए कुछ भी पता नहीं है। अरविंद इनामदार जो महाराष्ट्र पुलिस के डीजी रह चुके हैं, उन्होंने इस बात को उनके पिता के घर के साथ क्या हुआ था इसकी कहानी महाराष्ट्र टाइम्स के लिखे एक आर्टिकल में बड़ी खूबी से बताई थी, मराठी में ही बताई थी। 8-10 हजार के करीब ये जनसंख्या रही होगी, 8-10 हजार के करीब, इतने लोगों को मारा गया। और ये क्या है, हमारे यहाँ राष्ट्रपिता बनाया जाता है, महात्मा बनाया जाता है, बड़ा बड़ा आदमी बना, जैसे शरद पवार को हमारे यहाँ जानता राजा बनाया गया, वो महाराष्ट्र की राजनीति के साथ कुछ भी कर सकते हैं, यह नैरेटिव तैयार किया गया। बड़े लोगों का बड़ा नैरेटिव हो जाता है। जैसे हमने वहाँ देखा कि तिब्बत में जाके, तिब्बती माफ कीजिएगा, लद्दाख में जाके हमने उस व्यक्ति को एक बड़ा क्या वांगचुक, सोनम वांगचुक को एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना दिया। तो उसकी इमेज को बढ़ावा देकर उसकी आड़ में कुछ भी किया जा सकता है। सोनम वांगचुक को हाथ लगाओगे तो आपको मारा जाएगा, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने वाला मरने के लायक है, यह नैरेटिव किया जाता है। नथुराम गोडसे ब्राह्मण था तो ब्राह्मण भी मारने के लायक है, यह नैरेटिव उस वक्त तैयार किया गया। महात्मा गांधी की हत्या की आड़ लेकर
महात्मा गांधी की हत्या किया, एक अहिंसावादी व्यक्ति के हत्या की आड़ लेकर एक बहुत बड़ा नरसंहार किया। आज भी वही होता है, आज भी वही चला रहा है। और मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं धीरेन्द्र जी कि उसके बाद देखिए 48 के बाद 50-55 के बाद महाराष्ट्र में एक सबसे बड़े व्यक्ति आए और उस व्यक्ति का नाम था यशवंतराव चौहान, जो महाराष्ट्र की सत्ता में आए। जब यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद केंद्र में वो रक्षा मंत्री बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने। उन्होंने क्या किया महाराष्ट्र के राजनीति में? पॉलिटिकल वंश विच्छेद करने की बात की ब्राह्मणों। जब यशवंतराव चौहान राजनीति करते थे तो यशवंतराव चौहान के साथ बैरिस्टर गाडगीळ, मिस्टर साठे, वैकुंठ भाई मेहता, जो बड़े पैमाने में कांग्रेस के लीडर थे। यशवंतराव चौहान ने क्या किया? सारे ब्राह्मण लीडरों को अलग कर दिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी के में कहा जाता ना, ब्राह्मण बनिया वाली पार्टी, शेठ जी भटजी वाली पार्टी, वही चीज कांग्रेस के साथ यशवंतराव चौहान के जमाने में 60, 65, 50 से लेके 60, 65 तक 15 वर्षों में यशवंतराव चौहान के द्वारा महाराष्ट्र के सभी ब्राह्मण नेताओं को दूर कर दिया गया और वहां मराठा नेतृत्व को लाया गया, जिनमें से एक है अपने रघुराम गोडसे के गांव के शरद पवार। शरद पवार भी वहीं से आए और उनको भी राजनीति में इस्टेब्लिश किया। यशवंतराव चौहान को अपना गुरु मानने वाले शरद पवार यशवंतराव चौहान के पैरों पर ही पैर रखकर काम करते रहे, उन्हीं के पदचिन्हों पर काम करते रहे। और फिर शरद पवार ने, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात महाराष्ट्र के राज ठाकरे ने कही है कि जब से शरद पवार राजनीति में आए तब से महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति बढ़ी। शरद पवार के इरा में ही ब्राह्मणों का विरोध करने वाले मराठा संगठन तैयार हुए, उसको मराठा संगठन कहा गया। तब महात्मा गांधी का नाम लिया गया और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का सहारा लेकर, उनके चरित्र का सहारा लेकर, उन्हीं के नाम पर कुछ संगठन बनाए गए और उन्हीं संगठनों ने ब्राह्मणों का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु रामदास है कि नहीं, इस विषय पर विवाद खड़ा होने लगा। हाँ, इस पर विवाद, फिर उस विषय पर विवाद खड़ा होने लगा। संत रामदास को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी से ही अलग कर दिया गया। हाँ, हटा दें। हाँ, ज्ञानेश्वर पर विरोध होने लगा, संत ज्ञानेश्वर पर विरोध होने लगा क्योंकि उनका सरनेम कुलकर्णी है। फिर लोकमान्य तिलक को भटमान्य तिलक ऐसी उपाधि दी गई, हालांकि तेली तंबोलियों के नेता ऐसे तिलक को माना जाता था, लेकिन लोकमान्य उपाधि गलत है ऐसा कहा गया। आगरकर के कार्यों को, गोपाल गणेश आगरकर जो सुधारक कार्य किया करते थे, उनके कार्यों को दूर कर दिया गया। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को माफी वीर सावरकर ऐसा किताब बहाल किया गया। जितने भी ब्राह्मण नेता होते हैं उन सब के बदनामियों की एक मुहिम चली। शरद पवार के संबंध बाबा साहब पुरंदरे नाम के एक शिवचरित्रकार से बहुत अच्छे और गहरे थे। शरद पवार भी जिनके तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थकते थे, उस बाबा साहब पुरंदरे को बदनाम कर दिया गया। 1948, 1965 शरद पवार की आज तक की राजनीति, यह राजनीति ऐसी है कि ब्राह्मणों को पृथक करो। ब्राह्मण कोई बड़ी अड़चन नहीं है इनके रास्ते की। दिक्कत यह है कि अब आता है असल मुद्दा, ब्राह्मण ही टारगेट क्यों? ये तो कुछ नहीं करते, इनका प्रॉब्लम ही नहीं था।
राजनीति में भी बड़े हो नहीं सकते थे, तो टारगेट ब्राह्मण क्यों? इसका जवाब ये है कि आपको अगर मुसलमानों का तुष्टीकरण करना है, अन्य किसी धर्मों का तुष्टीकरण करना है, तो आपको हिंदुओं को पीटना पड़ेगा, हिंदुओं को बदनाम करना पड़ेगा, और हिंदुओं के किसी बड़े जाति समूह के ऊपर अटैक किया तो उसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। सो बेटर ऑप्शन, उस जगह वार करो जहां से कोई रिबॉन्ड नहीं होगा, और वह जाति थी ब्राह्मण। महाराष्ट्र में संख्या में कम, ताकत में कम, रिबॉन्ड नहीं करेगी, किसी का जवाब नहीं देगी, और सबसे अहम बात यह थी कि महाराष्ट्र में समाजवादी, वामपंथी, इन विचारधाराओं को चलाने वाले नेता भी ब्राह्मण ही थे। ये कभी रिएक्ट नहीं होंगे। रांगणेकर को पकड़िए, जोशी जैसे जोशी जी को पकड़ लीजिए, कोई भी नेता निकाल लीजिए जो वामपंथी समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा था, वो ब्राह्मण ही था। साने गुरुजी, जिनकी कथाएं आज भी प्रचलित है, वह भी ब्राह्मण ही थे। इन सब के ऊपर वार करो, ब्राह्मण परंपराओं पर वार करो, हिंदू परंपरा न कहो, ब्राह्मण परंपरा, उनके ऊपर वार करो। रस माला को गुंफने वाली डोरी को काट दिया जाए, डोर को काट दिया जाए तो माला बिखर जाए जी। रिबॉन्ड ना हो, उस जगह वार करो, मारो, उनको पीटो, उनको अलग करो। ये अच्छा लगेगा मुसलमानों को, बौद्धों को, दलितों को, पिछड़े कुचले वर्गों को, और उसको इस्तेमाल। शरद पवार देखो किस तरह से, पहले कांग्रेस की राजनीति देख लीजिए, पहले चले वो गांधी के नाम पर, फिर महाराष्ट्र में गांधी के साथ शिवाजी महाराज के नाम पर संगठन बना लिए, फिर गांधी भूल गए, शिवाजी महाराज को भी याद नहीं रखा, और फिर चले शाहू फुले आंबेडकर वाली विचारधारा लेकर, शिवाजी महाराज को भी दरकिनार कर दिया। और जब लोग पूछने लगे कि अरे भाई ये महाराष्ट्र तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी है, तो और एक शब्द लगा दिया, शिव शाहू फुले आंबेडकर वाला महाराज। हिंदुओं को विभाजित करके इस पर आवाज उठाने वाले जाति समूह को खत्म करने की ये साजिश तब से चली आ रही है, चली ही आ रही है, और इसी का ये कारण है। बहुत ही धन्यवाद आपका सुशील जी। हम लोगों का ये समय था, बातचीत में इतना हुआ कि हम आगे बढ़ते चले गए और समय का, लेकिन बहुत सारी जानकारियों के साथ, और मैं चूंकि चाह भी रहा था, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि शायद बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे बनाता हूं जिनमें लोगों को लगता है कि ये इतिहास में क्यों जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी रखता हूं कि हमेशा ये याद रखना, तुम नहीं तो कोई आने वाला जरूर याद रखेगा, और हमने उस वक्त बोला था, ये रखने की जरूरत होती है। आज आपने बहुत सारे तथ्यों को बहुत सही से रखा, इस पर हम लोग फिर भी बात करेंगे। और मुझे तो ये कहने में कोई वो नहीं कि मुझे बहुत नई जानकारियां मिली, और एनालाइजर के तमाम दर्शक तो देखते ही होंगे, हमारे जिन दर्शकों ने एनालाइजर नहीं देखा है, अगर उनको देखते हैं, मेरे ऊपर भी आपके कमेंट्स आते हैं, आपके रेफरेंस के कमेंट आते हैं, और मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा। बधाई 1 लाख की नहीं दे रहा हूं मैं आपको, 1 लाख सब्सक्राइबर की बधाई इस बात को दूंगा कि आपने उन बेड़ियों को तोड़ा है जो मीडिया की बेड़ियां हम सब के गले में, मैं भी संपादक के काम कर चुका हूं, रह चुका हूं, बहुत जल्दी छोड़ दिया, बस इतनी सी बात है। आप उन बेड़ियों को तोड़कर एक खुले मंच पर आ गए हैं, और आपको भी यकीन आ रहा होगा कि इस खुले मंच पर लोग भी कितना हमें देखते हैं और इन बातों को सराहते हैं। जो लोग, मैं हमेशा कहता हूं, जो छिपाई जाती है वही खबर होती है, और जो दिखाई जानी जानी चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है वो तो अखबार में छापा हुआ इश्तिहार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। अब हम इश्तिहार नहीं करते हैं, हम खबर देते हैं, जो छिपाई जानी चाहिए वो खबर देते हैं। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करूंगा, और आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दर्शकों को भी कहूंगा कि धीरेन्द्र जी के चैनल को देखिएगा जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
धन्यवाद सर, धन्यवाद और तमाम लोगों को आपसे मिले, फिर आपसे बात होंगी, चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ हो।